अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कंज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस सोसाइटी पर। लोगों के कुछ ख़यालात हैं कि हमें मोटा नहीं होना, हमें अपनी स्किन ख़राब नहीं करनी, हमें अपना फिगर ख़राब नहीं करना और इसी वजह से हमें अपने शादी के बाद बच्चों को जल्दी प्लान नहीं करना। और इन्हीं तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे पास आज हमारी बहुत ही अच्छी गेस्ट मौजूद हैं, मिस आयशा, जो कि क्लिनिकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पीच पैथोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा। वालेकुम अस्सलाम मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत सारे लोग जो चीज़ आजकल की सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है वही बच्चों को लेके शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद सबका यही सवाल होता है कि आपके बच्चे कब हो रहे हैं, अभी तक नहीं हुए, आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं, आपने इतनी जल्दी क्यों कर लिए। तो हम इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल ही यही है आपसे कि शादी के कितने अरसे बाद आपको बच्चे को प्लान करना चाहिए? देखिए, जैसे हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि शादी के फ़ौरन बाद एक गुड न्यूज़, हर किसी को इसके बारे में सुनना बहुत ज़रूरी, और समहाउ ये चीज़ बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है, जिसके अंदर अगर मैं देखूं कि मैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि जितना अर्ली अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप बेबी को प्लान करते हैं तो इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर यू। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जैसे एज अ चाइल्ड एक्सपर्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने रिसर्च से बता सकती हूँ कि मेरे पास जितने बच्चे स्ट्रेस के साथ आते हैं, जब उनकी प्रेगनेंसी की मदर की हिस्ट्री ली जाए तो वहीं पे यही चीज़ सामने आती है कि मदर वॉज नॉट रेडी फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पे तो एक चीज़ हमारी रिसर्चेस में बहुत क्लियर देखने को मिलती है कि जब तक माँ और बाप मेंटली स्ट्रेस फ्री नहीं है तो ये इम्पैक्ट डालता है बच्चे की परवरिश पे भी, उसकी पैदाइश पे भी, उसकी जिस्मानी और जहनी डेवलपमेंट पे भी। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो हो जाए तो आप जल्द से जल्द बच्चा प्लान करें, अगर वो नहीं हुई तो पहले टाइम दें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें एंड देन थिंक अबाउट। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जब आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि ये भी एक मिथ है, ठीक है। मैं रिसर्चेस से हट के, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हट के बिल्कुल भी कोई जजमेंटल बात यहाँ पे नहीं करूँगी। देखिए, एक नेचुरल फिनोमेना है, आप जब खुश होते हैं आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आप बीमारियों से दूर रहते हैं। मेडिकल साइंस इसको ऐसे एक्सप्लोर करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी है। सिमिलरली जब आपके ऊपर प्रेशर है, जब आपने लोगों के सवालों के जवाब देने, आप किस तरीके से एक पूरे कंप्लीट होल इंडिविजुअल को आप डिवेलप करोगे इनसाइड योरसेल्फ, ठीक है। खुद मतलब होता है ना, एक लॉजिकल बात है ये। और मेडिकल साइंस यहाँ पे बहुत क्लियर बताती है कि माँ की जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। तो जहाँ पे इस चीज़ को अगर देखा जाए कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं पर्सनली एज अ चाइल्ड एक्सपर्ट पेरेंट्स से इस फोरम पे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लोगों को नहीं सोचें, आपने अपने बारे में सोचना, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना, क्योंकि एक छोटा सा प्रेशर उस बच्चे की होल लाइफ चेंज कर देता है। और यही रीज़न है कि अभी तक हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की क्या इश्यूज़ हैं, किस वजह से जनरेट होता है, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। हमें नहीं पता कि कौन सी ऐसी रीज़न है जो बच्चे पे अफेक्ट करके। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों के प्रेशर को लेना मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। अच्छा, इस बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है कि वालिदैन को अपना जो बेबी प्लान करना है वो किस वक्त करना चाहिए? देखिए, अगर तो मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो हर वो बच्चा और बच्ची जो एडल्ट है, एडल्ट का मतलब है कि जिस्मानी और जहनी तौर पे उस उम्र तक पहुंच चुका है जहां पे उसकी तमाम बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, तो वो बच्चा दुनिया में ला सकता है। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंगली देखें तो 18 साल की उम्र कंसीडर की जाती है। वेस्ट में बहुत कंट्रीज़ में तो 16 ईयर्स को भी एडल्ट कंसीडर किया जाता है। बट द थिंग इज़ कि क्या बच्चा और बच्ची, मतलब माँ और बाप, मेंटली रेडी हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी औलाद की लेनी है। अब आप ये देखिए कि पहले कभी हमने पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था। क्या है ये? एग्जैक्टली कि पैदा होने से, बच्चे के पैदा होने से पहले या पैदा होने के फ़ौरन बाद माँ डिप्रेशन में चली जाती। क्या रीज़न है? मतलब अभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रॉमा हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और मेरा सवाल है क्यों? लेकिन दोनों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ माँ के लिए होता है। क्योंकि देखिए ना, यही चीज़ के अंडरस्टैंडिंग, जैसे अब अक्सर हमारे पास ये चीज़ आती है कि माँ चाहती थी कि बच्चा आ जाए, या घर का प्रेशर था, जैसे भी आपने बात की कि बच्चा आ जाएगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये सवाल है कि कैसे,
बच्चा जब आप दो लोगों की एक चीज़ सही नहीं हो पा रही, उसके अंदर तीसरा शामिल हो जाएगा तो कैसे ठीक होगी? मे भी देखो, हो सकता है कि ये जो एक राय हमारे सामने आई, हो सकता है इन पास्ट लाइफ में ये एग्जिस्ट करती हो, बट मैं करंट की बात करूँगी। अभी मेरे पास जितना बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है, उसकी हिस्ट्री लेते हुए मेरे सामने यही चीज़ आती है कि माँ, शी वॉज स्ट्रेसफुल ड्यूरिंग ऑल 9 मंथ्स। उसका बीपी फ्लक्चुएट होता रहा, उसका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं था, माँ पूरा टाइम रोती रहती थी। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हम उस बच्चे का साथ क्या करें जो कि वो स्ट्रेस लेके दुनिया में आए। तो अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगी कि काफ़ी चीज़ें मिथ्स हैं। प्लस एक चीज़ और मैं इस फॉरम पे बोलूँगी कि हर चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों की देखा जाए कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेते। बट अभी करंट जो हमारे पास यंग पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल, वो बहुत नाजुक हैं, फादर भी और मदर भी। लेकिन इस सिचुएशन में जो है प्रेगनेंसी में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है थोड़ी सी, और सेंसिटिविटी सिर्फ माँ की नहीं बढ़ती, बाप की भी बढ़ जाती है। अगेन मैं ये बात कहूँगी क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड, और हमारे देखने में ये चीज़ आई है कि जहाँ माँ स्ट्रेसफुल है वहाँ बाप भी है। इसलिए जो एक होता है ना कि कम्युनिकेशन गैप, आप अपनी फियर को, अपने इश्यूज़ को आप शेयर क्यों नहीं करते हो। देन सपोर्ट, तो जहाँ पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए वहाँ हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मोस्टली हमारे केसेस में देखने में आया कि माँ जब बाप से उस तरीके से क्लोज नहीं थी, अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही थी, वो सेंसिटिव अपनी मैरिड लाइफ को लेके थी, उसका इफेक्ट प्रेगनेंसी पे आया। तो हर वो उम्र जिसके अंदर आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बेबी को तब प्लान करें, ना ही पहले ना उसके बाद। ये बहुत अच्छा जवाब था कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल ना हो जाए तब तक आप अपने बेबी को प्लान ना कीजिए। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप हमें ये बताइए कि एक औलाद मियाँ बीवी के रिश्ते को कितना ज़्यादा कमज़ोर कर सकती है या कितना ज़्यादा मजबूत कर सकती है? अगेन ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसको मैं अपने पिछले वाले सवाल के आंसर से ही रिलेट करना चाहूँगी कि देखें, जहाँ माँ बाप आपस में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन रखते हैं, वहाँ पे वो बेबी जो दुनिया में आ रहा है वो उनके रिलेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जहाँ वो बेबी एक उनके लिए मजबूरी है, लोगों के प्रेशर की वजह से दुनिया में लाना चाह रहे हैं, उनके पास नहीं, ना तो टाइम है ना अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे खुद सोच के बताएं, मतलब आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात ना सुनिए, आप खुद सोचें कि क्या माँ और बाप में एक अच्छा रिलेशन रहेगा। हमारे पास देखने में आया कि माँ लगातार बाप पे ब्लेम करती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। बाप लगातार माँ पे ब्लेम करता है। ये लिटरली मेरे सेशन में गेम चल रही है, टोटल ब्लेम गेम कि मैं बाहर से आता हूँ, इनके तो मतलब ख़त्म ही नहीं होती है, ना शुक्रिया, मल्टीपल है इस तरह के कमेंट्स। अब जब इस तरह के माहौल में बच्चा सांस ले रहा है, बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है, और मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बताती हूँ कि देखिए टिल द एज ऑफ 5 बच्चा 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने की एबिलिटी रखता है, और वो आपके पास घर में मौजूद है। जब वो ये तमाम चीज़ें देख रहा है, महसूस कर रहा है, अब आप खुद सोचें, तो वही नशोनुमा उसकी हो रही है। एग्जैक्टली। और फिर जब इतनी नेगेटिव नशोनुमा अगर होती है तो आप मुझे बताएं इसका ब्लेम किसके ऊपर जाता है? अगेन पेरेंट्स एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम और उसकी पर्सनालिटी भी उसी तरह की डेवलप्ड होगी। बिलीव मी, करंटली हमारे पास जितने बच्चे बिहेवियरल इश्यूज़ में आते हैं उनकी हिस्ट्री में हमें यही चीज़ मिलती है कि जब पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, बच्चा एक हेल्दी माइंडसेट के साथ रहता ही नहीं। अच्छा, बच्चे दुनिया में आ गए, अब बहुत सारे, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है तो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों जो है वो वर्किंग पर्सन्स, तो उनका करियर कितना मुतासिर होता है बच्चे की दुनिया में आने की वजह से? देखिए, यहाँ पे करियर तो जो मुतासिर होता है, डेफिनेटली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, बट मैं यहाँ पे करियर मुतासिर होने से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दूँगी कि बच्चे की डेवलपमेंट कितनी मुतासिर होती है व्हेन मदर इज़ नॉट देयर। मुझे पता है कि इस फोरम पे मेरी बात सुनने के बाद काफ़ी माएँ मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी, बट मैं कि क्या औरतों को काम नहीं करना चाहिए? आप तो इस चीज़ के खिलाफ जा रही हैं। और मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगी कि आई एम अ मदर ऑफ 3 किड्स, माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप, और मैंने अपना करियर उनके बड़े होने के बाद परसू किया। उसकी रीज़न थी कि जब उनका टाइम था आई वॉज अवेलेबल देयर। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं करियर परसू नहीं कर सकती थी, बट जब जहाँ मेरी ज़रूरत है आई हैव टू बी देयर, ठीक है। और यही रीज़न है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं माओं को कहती हूँ कि प्लीज़ काम करो, लेकिन आपको काम करना है, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप रहो, लेकिन बच्चे को स्कूल गोइंग करने के बाद, एंड अगेन सिर्फ उतने टाइम में जब तक बच्चा स्कूल में, क्योंकि जब बच्चा सुबह आपको बाय करता हुआ नहीं देखेगा, वो वापस आते हुए आपको दरवाजे पे नहीं देखेगा, ठीक है, सबसे पहले उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। आप यकीन करें, रिसर्चेस ये तक हमें बताती हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जब उसे भूख लगी वो रोया और माँ अवेलेबल नहीं थी,
वो तभी अपनी माँ पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है, जबकि 9 मंथ्स वो अपनी माँ के अंदर रहता हुआ आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ हमें नज़र कब आती है? 6 years ऑनवर्ड्स, जब वो 6 साल से बड़ा होता है और वो दोस्त नहीं बनाता, वो आइसोलेशन में रहना शुरू कर देता है, ठीक है। उसमें सेपरेशन एंजाइटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस ही जनरेट नहीं हुए, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ, जब ज़रूरत थी उस वक्त आप उसको अवेलेबल नहीं हुए। यही माँ जब काम करने चली जाती है, अब आप पूरा दिन उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे खुद बताएं कि बच्चे का जो ट्रस्ट बिल्डिंग का टाइम है, आपने तो वो गुजार थी। इसलिए मैं मदर्स को बिल्कुल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल काम करें, बिकॉज आज के टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम ना करें, बट बच्चे के लिए आपको अवेलेबल रहना है। तो अपने काम इस तरीके की आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखें जहाँ पे बच्चा आपके साथ हो, ठीक है, आपके पास डे केयर में हो, आप दिन में उसको जाके देख सकें, उसको हेलो हाई कर सकें, उसको अपने पास से कुछ फीड करा सकें, देन वापस अपने काम करने चले जाएँ, आप ये बिल्कुल अवेल कर सकती हैं। बट बच्चे के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी, उसके आगे कोई चीज़ नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो वालिदैन की उम्र से रिलेटेड है ये कि बच्चे की सेहत वालिदैन की उम्र को कितना परस्यू करती है, यानी कितना ताल्लुक़ रखती है दोनों के दरमियान, बच्चों में और वालिदैन की उम्र में कितना डिफरेंस होना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस आ गया है तो ये दोनों को रिलेट कैसे करती है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम बात करूँ तो हमारे पास्ट में हमारे अंबिया कराम की कितनी ऐसी मतलब स्टोरीज़ हमें पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, जहाँ पे वो बहुत एज में थे, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी। तो ये तो टोटल अल्लाह ताला पे है कि अल्लाह ताला कब चाहे औलाद दे, किस उम्र में चाहे। लेकिन अगर मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो हमारी ख़वातीन, नॉट ओनली ख़वातीन, मैं मर्द हज़रात को भी यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी कि अभी हमारी ईटिंग हैबिट्स दीज आर नॉट गुड, ठीक है। हम अपनी जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं, हम स्ट्रेस ईटिंग बहुत कर रहे हैं, हमें नहीं समझ ज़्यादा खाना खा रहे हैं, हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं और एक्स्ट्रा मतलब उतने हमारी बॉडी को नीड नहीं है, देन हम नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं। इससे क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम वो टोटली जा रहा है, वीक हो रहा है, वो कोलैप्स हो रहा है, और उसी की वजह से हमारी विल पावर जो है वो उस तरीके से नहीं सेटल हो रही। करंटली अगर मैं देखूँ, ये लेटेस्ट रिसर्चेस बता रही है कि जो PCOS हैं बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी होते जा रहे हैं, और ये मतलब टीन एजर्स बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब आप खुद ही देखें कि बच्चियों का क्या लेवल आ गया, और फिर एक बच्चे को, कंप्लीट बच्चे को दुनिया में लाना, उसके लिए कितनी एनर्जी, कितनी आपको इंटरनल स्ट्रांगनेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये चीज़ नहीं कहूँगी कि जी ये उम्र बेटर है, ये उम्र बेटर है, हर उम्र बेहतर है। हेल्दी होना आपका बहुत ज़रूरी है, आपका खुद के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों आज बहुत यंग गर्ल्स में मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई के दरमियान पता चला कि हाई BP आ गया, पता चला कि कॉमन है, बेबी शुगर और BP फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और अगर मैं इनकी हिस्ट्रीज़ में देखूं तो स्ट्रेस, लगातार रोते रहना, या मीठे की बहुत ज़्यादा अर्ज होना, तो स्वीट आइटम को इनटेक करना, तो अगेन वो प्रोसेस्ड है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या चीज़ अपने अंदर लेके जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल बेस्ड बनाए, हमें ऐसा बनाए कि जो हमें, जैसे आप ये देखें कि हमें एक पोर्शन खाना छोड़ के खाना खाने की हिदायत दी गई, कोई तो रीज़न है कि आप अपने खाने के बाद भी इतनी जगह रखें कि एक पोर्शन बाकी रहे। लेकिन स्ट्रेस ईटिंग में हमें नहीं पता चलता। तो सबसे पहले फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना इज़ इम्पॉर्टेंट, एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरी नज़र में एज इज़ जस्ट अ नंबर। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि हमारी ऑडियंस भी आपसे पूछना चाहती है कि जितनी भी पिल्स हैं जो इनको रोकने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो वो कितना ज़रूरी है, और अगर उनको ले रहे हैं तो बच्चे की पैदाइश पर वो कितना इफ़ेक्ट करती है? क्या बच्चे जो आजकल एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे हैं पैदाइश के बाद, तो क्या उन दवाओं का भी असर है इस चीज़ में? अच्छा देखिए, मैंने अब तक पिछले 3 से 4 सालों में अराउंड 1000 अबव तो इंटेक्स कर लिए होंगे बच्चों के, ठीक है। और उसके अंदर मुझे कहीं भी किसी हिस्ट्री में ये नहीं मिला कि मैं पिल्स लेती थी तो उसके बाद ऐसा हो गया, नो। देखो, सबसे पहले क्या है कि पिल्स हम क्यों ले रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे कि बच्चा दुनिया में आए, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद भी आ जाता है तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो कुछ तो हमने ऐसे एलिमेंट्स अपने अंदर इनटेक किए जो ऑब्वियसली उसके कुछ एंजाइम मौजूद हैं जो बच्चे पे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माँ का वो सेंस ऑफ गिल्ट एंड एग्रेसिव थॉट कि मैंने तो इसको रोकना चाहा, ये क्यों आ गया, लेकिन फिर भी वो कंसीव कर चुकी, वही ना, कंसीव कर चुकी माँ का ये सोच, तो ये सोच मल्टीप्लाई हो जाती है। नॉट ओनली पिल,
देखो पिल के बारे में तो मैं बहुत आराम से अपने डिफरेंट पॉडकास्ट में या अपने सेशंस में कहती हूँ कि मेरे सर में दर्द हुई, मैंने पैनाडोल खा ली, मेरी सर दर्द ठीक होगी। क्या मैंने पैनाडोल के को लैब में टेस्ट करवाया कि उसके अंदर सर दर्द को ठीक करने के कोई एंजाइम थे भी कि नहीं? कौन कौन से केमिकल्स उसमें मौजूद ठीक है, मेरा बिलीव था कि पैनाडोल खाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, तो मैं बिलीव को ज़्यादा मानती हूँ कि तो बिलीव था। जबकि सर दर्द की और बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। और कितनी दफ़ा मेरे सुनने में ये भी आता है कि नहीं 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 मैं ये खाती हूँ तो मेरे सर की दर्द ठीक हो जाती है, इससे नहीं होती, जबकि वो भी सर दर्द के लिए ही है। तो अब अगेन कि हमारा बिलीव, मैंने सोचा कि जी मैं ये पिल खाऊंगी और बच्चा नहीं होगा, और फिर भी हो गया। तो एक तो वो गिल्ट, देन वो मेरा गुस्सा या एंगर, और फिर ये थ्रू आउट द 9 मंथ्स रहेगा आपके। एग्जैक्टली। तो इफेक्ट सिर्फ एक पिल के खाने या ना खाने से नहीं होता, वो होल 9 मंथ प्रोसीजर, मेरा होल माइंडसेट इफेक्ट वो करे, वही स्ट्रेस। अच्छा, एक और सवाल जो कि हमारी क्लाइंट्स ट्रेन जो है वो आपसे करना चाहते हैं। अच्छा, नॉर्मल जो हमारे यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल बच्चे की पैदाइश ज़्यादा अच्छी होती है या फिर जो सीजेरियन आजकल हो रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है? मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल प्रोसेस पे बनाया, ठीक है। जब अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्रिएट किया था, एट दैट टाइम कोई सी सेक्शन नहीं था, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस था। और बच्चे का दुनिया में आना, बच्चे का पूरा डेवलप होना कंप्लीट नॉर्मल है। आज भी अगर आप मशीन से बाहर निकाल के बच्चे को क्रिएट करें तो ये होल एक पूरी अलग एक, जो आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज चल रहे हो, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो नेचुरल मॉड अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सी सेक्शन अगेन इट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस, या तो मदर फिज़िकली उतनी हेल्दी नहीं है, ठीक है, या उसकी कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस है, उसका ब्लड प्रेशर उस तरीके से कंट्रोल में नहीं है, तो क्या रीज़न है या क्या इशू है उसको देखते हुए सी सेक्शन। तो मेरी नज़र में नॉर्मल एंड सी सेक्शन दोनों ही ठीक हैं, लेकिन सी सेक्शन का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी भी एक रीज़न है। आम देखने में पेरेंट्स में, माओ में ये चीज़ आती है कि ना मैं नहीं इतनी दर्द बर्दाश्त कर सकती, बस एक इंजेक्शन लगाओ और उससे हर चीज़। तो अभी ये जो है ना कि मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती, तो ये भी एक माइंडसेट हमारा यहाँ पे बहुत इजी हो गया। प्लस ऑब्वियसली अब हम जब वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे तो नॉर्मल बहुत कम ही लोग करते हैं, सीजेरियन ही होते। सेकेंडली, अभी जिस तरीके के हम करियर ओरिएंटेड हो गए, हमारे उस तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं रही, ये भी एक बहुत बड़ा इसका एक इम्पैक्ट है। तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। आपका डॉक्टर आपको उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो आपको वो सजेस्ट करे, प्लीज़ आपको उसको फॉलो करना है। आपको लगता है कि नॉर्मल हो सकती है, प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि इससे चीज़ें नॉर्मल प्रोसेस में जाती। बट अगर सी सेक्शन है तो और वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। समटाइम्स सिचुएशन डिलीवरी टाइम में ऐसी हो जाती है कि सी सेक्शन बेटर होता है, तो आप उसको फॉलो करें, बट ओनली कंसल्ट योर डॉक्टर। अच्छा, आज का आखिरी सवाल जो हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि बच्चों के लिए मदर फीड ज़्यादा ज़रूरी होती है या दूध वाले डब्बे जो होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखिए, मैं यहाँ की बात को, इस सवाल के आंसर को आपके पिछले सवाल से रिलेट करूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस पे बनाए। तो अगर मदर फीड इंपॉर्टेंट ना होता तो अल्लाह ताला वो क्यों एक माँ को वो गिफ्ट देता? तो सबसे पहले तो मदर फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन हमने यहाँ पे मेरी काफ़ी ऑब्जर्वेशन में आया कि आफ्टर डिलीवरी मदर्स कहती हैं कि जी दूध नहीं आया। अगेन ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे नहीं आया। नेचुरली जब एक चीज़ चल रही है, जब सब कुछ नेचुरल चल रहा है तो वो भी नेचुरल है, बट उसको ज़रूर होता है ना कि इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। एंड पहला जो आपका फोकस होना चाहिए वो मदर फीड है। देखिए, टॉप फीड तो मौजूद है, सपोर्ट के तौर पे वो भी आ जाएगा, वो इशू नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ बाय करना है, निकाल के बस निकालना है, दूध बनाना। लेकिन पहली मैं ये कहूँगी कि कोशिश होता है जो मदर फीड उसका, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली इट्स अ गिफ्ट फॉर अ चाइल्ड जो कि अल्लाह ताला ने माँ को दिया। तो मेरा यहाँ पे मानना ये, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि मदर फीड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टॉप फीड। और ये कि अगर नहीं आ रहा, इट्स अ इशू, तो आप बिल्कुल टॉप फीड पे जाए, बट फर्स्ट प्रेफरेंस मदर फीड होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिस आयशा, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस को आगाह किया, उन सवालों के जवाब दिए जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते रहिए हमारी पॉडकास्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।